else in case of for loop, what is the break and continue in case of for loop, what is this range and enumerate function. So suppose this is the x. In this case, we have these numbers. And I want to print odd numbers only. So यहाँ पे हमें क्या चेक करना होगा कि किस पोजीशन पर ऑड नंबर एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस इज द इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो हम लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की हेल्प हमें लेनी होगी. तो हम आई को 0 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो अप टू द फिफ्थ आइटम. तो फिफ्थ आइटम का पोजीशन हमें कैसे मिलता है, while I less than length of this x. So यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 6, बिकॉज इस केस में टोटल 6 आइटम्स हैं. तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 6 तक अकॉर्डिंगली मूव करेगी. एंड इन दिस केस हमें केवल ऑड नंबर्स को ही प्रिंट करना है. तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं i percentage 2 equal to 1 and print this xi. और i को 1 इंक्रीज करना होगा. So if we have this string, and in this case if I want to count how many u character और p character exist, कितने p character exist करते हैं. p character को ही केवल प्रिंट करना है. So in this case again I equal to 0, while I less than length of this x. What is the index number in this case? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this will give you 8. क्योंकि टोटल 8 कैरेक्टर यहाँ एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे if xi equal to this p character, then print the xi. और i को हम इंक्रीमेंट कर देंगे. And now if we have this tuple, and in this case again I want to print odd numbers only. So what is the method? Method is similar. Length of x if xi percentage 2 equal to 1, then print this xi. हम xi को प्रिंट कर देंगे एंड i इक्वल टू i प्लस 1. तो यहाँ पे भी टोटल ये इंडेक्स नंबर क्या है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. टोटल 6 आइटम. So accordingly length will give you the 6th item. So all the programs are similar. Now we have this 10, 11, 12,
13, 14 एंड 15। सो इस केस में भी अगर हमें केवल ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, ऑड नंबर्स ओनली, तो सिमिलर कोड होगा, सेम कोड विल वर्क और नॉट, बिकॉज यहां पर भी सेम कोड वर्क कर रहा है। दिस कोड, दिस कोड इज सिमिलर, तो क्या सेम कोड यहां पर भी वर्क करेगा कि नहीं करेगा? ये कोड लिस्ट के केस में, टपल के केस में, स्ट्रिंग के केस में वर्क कर रहा है, तो क्या सिमिलर कोड सेट्स के केस में वर्क करेगा या नहीं करेगा? अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ? अभी आवाज आ रही है क्या? ये अभी आ रही है आवाज। ओके। हाँ, तो यहाँ पर बताइए कि जो लिस्ट के केस में ये हमने कोड स्पेसिफाई किया, और स्ट्रिंग के केस में और टपल केस में सेम कोड है, तो क्या ये कोड सेट के केस में भी वर्क करेगा कि नहीं? ये सेम कोड वर्क करेगा कि नहीं?
this code not work because sets not have the इंडेक्स नंबर। सेट्स के केस में इंडेक्स नंबर नहीं होता है, तो दिस कोड इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप यहाँ पर ये वाइल लूप के बेस पर, इंडेक्स नंबर के बेस पर सेट्स के आइटम को प्रोसेस नहीं कर सकते। सो नाउ द फोर लूप कम इनटू द पिक्चर। तो फोर लूप ऐसे केसेस में कैसे हेल्प करता है वो अब हम देखते हैं। सो ये एक लिस्ट है। लिस्ट के केस में ये हमारे पास नंबर है, एंड इन दिस केस ये इंडेक्स नंबर है। और अगर वाइल लूप से प्रोसेस करना है तो मैंने आपको बताया, आप सिंपली यहाँ पर i इक्वल टू 0 वाइल i लेस देन 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप आइटम्स को प्रिंट करने के लिए ये वाइल लूप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कोड फॉर यूजिंग द वाइल लूप। बट हाउ द फोर लूप वर्क? इन केस ऑफ फोर लूप का अगर हम सीक्वेंस देखें, इन केस ऑफ फोर लूप, दिस इज द कैरेक्टर इन दिस सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें से वन बाय वन आइटम्स यहाँ पर मूव होते हैं, वन बाय वन आइटम्स यहाँ पर मूव होंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसेस दिस v कैरेक्टर। तो सेम कोड बाय यूजिंग फोर लूप कैसे लिखा जा सकता है? तो इन दिस केस दिस v इन दिस x, तो x में क्या है? 10 11 12 13 14 15। तो वन बाय वन ये कैरेक्टर v में मूव होते रहेंगे। और यहाँ पर इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर और नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, ये 3 पॉइंट्स को मैनेज करना पड़ रहा था इन केस ऑफ वाइल लूप। बट फोर लूप में ऐसा कोई भी कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है। फोर लूप में ऑटोमेटिकली वन बाय वन आइटम्स, फर्स्ट आइटम से लेकर लास्ट आइटम तक मूव होते रहेंगे सीक्वेंस में, और इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट से लेकर लास्ट आइटम को वन बाय वन एक्सेस करने के लिए कुछ इंक्रीमेंट वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस कैन बी यूज with the tuple, it can be used with the string, it can be used with the sets also। तो अगर टपल है, स्ट्रिंग है, सेट है, सभी केस में फोर लूप का यूज करके उसके आइटम्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अब इस केस में हमें ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, v इन दिस x। और v कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है, यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल ऑल्सो। तो यहाँ पे 11 से लेकर 15 तक सिंपली सारे आइटम्स को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर सम कैलकुलेट करना है तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डाटा, इन जस्ट कैलकुलेट द सम प्लस दिस v। bring the sum।
65। सिमिलरली अगर ये टपल है, ये टपल के केस में भी वर्क करेगा। और अगर ये सेट है, तो सेट के केस में भी ये वर्क करता है। तो फॉर लूप का मेन एडवांटेज है, इसमें हमें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही स्मॉलर कोड में सारा वर्क हो जाता है। एंड फॉर लूप विल आल्सो वर्क फॉर द सेट्स। तो सेट्स के केस में भी हम फॉर लूप का यूज करके उसके आइटम को प्रोसेस कर सकते हैं। व्हाइल लूप का यूज करके हम सेट्स के आइटम को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, बट बाय यूजिंग द फॉर लूप वी कैन easily access the items of list, tuple, strings and the sets. सिमिलरली अगर एक स्ट्रिंग हमारे पास है, और इस कंप्यूटर के केस में हम वॉवेल्स काउंट करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग दिस फॉर लूप वी कैन इजिली प्रोसेस इट। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है इफ द वी इन दिस ए ई आई ओ यू इसमें एग्जिस्ट करता है, तो अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट द काउंटर। काउंटर के वेरिएबल को हम इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं काउंट ऑफ द वॉवेल्स। वॉवेल्स के काउंट को डिस्प्ले किया जा सकता है। तो फॉर लूप के केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो और ज़्यादा ही क्लियर और कॉम्पैक्ट हो जाता है। दिस इज द काउंट ऑफ वॉवेल्स in case of this string by using the for loop. Similarly, जितने भी प्रोग्राम्स हमने while लूप को देखा, यूज किया, उसके बेस पर प्रोग्राम्स को लिखा, सेम वो चीज हम फॉर लूप के बेस पर भी कर सकते हैं। सपोज हम प्रिंट करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सीक्वेंस नंबर्स हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो हाउ वी दिस कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग द फॉर लूप। सो वी हैव दिस लिस्ट फॉर दिस वैल्यू इन दिस एक्स, और इसे हम प्रिंट कर देते हैं। सारे नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो गए। सिमिलरली अगर हमें केवल ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हम ऑड नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, बट ये वैल्यूज हमें टाइप करना पड़ रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जनरेट करने के लिए कैसे रेंज फंक्शन का यूज हो सकता है, उसे अब हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द स्लाइड्स। So for loop is used for iterating or accessing the item from the sequential structure. So sequential structure is list, tuple, dictionary, set, string and the range. What is this range? We will discuss in the coming slide. तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग, इन सभी आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए फॉर लूप सबसे एफिशिएंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। तो व्हाट इज द सिंटैक्स? दिस इज द सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, और इसमें से वन बाय वन आइटम्स इस वेरिएबल में मूव करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट अ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट फॉर दिस आइटम्स। तो व्हाइल लूप कब टर्मिनेट होता है? व्हेन द एक्सप्रेशन इज फॉल्स। और फॉर लूप कब स्टॉप होता है?
when the items are exhausted. तो for लूप पे स्टॉप होने का रीजन क्या है? when the items are exhausted. और while लूप का क्या है? when the expression is false. so for लूप के केस में आइटम्स वन बाय वन एक्सेस होते हैं और जब तक आइटम्स मिल रहा है हम इस लूप के अंदर प्रोसेस करते रहते हैं और जैसे ही आइटम्स हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, इफ नो मोर आइटम्स आर अवेलेबल इन दिस सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, वी कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप. सिमिलरली इन दिस केस अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक टपल है. इस टपल में से वन बाय वन ये आइटम्स इस आई वेरिएबल में मूव होंगे एंड वी आर एबल टू प्रिंट इट. ये डाटा अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है. वन बाय वन दिस आइटम विल मूव टू द आई वेरिएबल. सिमिलरली इन दिस केस ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में से वन बाय वन ये वेरिएबल आई वेरिएबल में मूव होगा और इस आई को हम यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं. So we are able to use this for loop to access the items of the tuple list or string structures. Similarly in this case, ये हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग है और इस केस में हम वॉवेल्स काउंट करना चाहते हैं. तो इन दिस केस बाय डिफॉल्ट वन बाय वन कैरेक्टर विल मूव टू द आई और जहाँ पर भी वॉवेल एग्जिस्ट करता होगा ए ई आई ओ यू, वहाँ पर हम काउंट वेरिएबल को इंक्रीज कर देंगे. सो इन दिस केस द काउंट वेरिएबल इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड एट दिस पोजीशन, देन एट दिस पोजीशन, देन एट दिस पोजीशन, देन एट दिस पोजीशन. इन पोजीशंस के कैरेक्टर्स जब आई में मूव होंगे तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. सो फाइनली वी गेट 4 एज द काउंट ऑफ वॉवेल्स इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. इस केस में भी ये वन बाय वन कैरेक्टर्स आई के अंदर मूव हो रहे हैं और एक कैरेक्टर्स को हम इस सेट ऑफ कैरेक्टर्स में मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू चेक कर रहे हैं whether this character exists in this tuple or not. Similarly, in this case, we are going to check whether the how many even numbers exist in this list or tuple or set. तो इस केस में भी वन बाय वन वैल्यू आई में मूव होगा. वन बाय वन ये आइटम्स मूव होंगे सीक्वेंस में. फर्स्ट वन आया, वन क्या टू से डिविजिबल है? नहीं है. सो इन दैट केस काउंट इंक्रीज नहीं होगा. इन केस ऑफ 2 count is going to be incremented by 1. In case of 3, no increment is there. In case of 4, it will be incremented to 2. In this case, it will be incremented to 3. So finally, we get the 3 as the count of even numbers in this tuple. Similarly, these are the 3 programs that we have to write. Program to count the characters other than the vowels. Programs to count the characters other than the vowels. So let me write the code for all this programs. Count the characters other than the vowels. So हम से ये string word ले लेते हैं और इस केस में हमें vowels काउंट नहीं करना है. So be in this string and we need to count it. If the V in A E I O U C is C+1, तो इस केस में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? वॉवेल्स का काउंट. In this case, we are getting the count of vowels in this string. तो यहाँ पे टोटल 3 vowels exist करते हैं, but I want to count non vowel character. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? V not in A E I O U. Accordingly, in that case, we get a count of non vowel characters in our string.
तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर की जगह हम नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, काउंट द नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो अगेन वी हैव दिस कोड, इस कोड को यूज कर लेते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये सारे डाटा हमारे पास आ रहा है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इफ वी परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंगली काउंट की वैल्यू को हम 1 इंक्रीज कर देते हैं, एंड दिस इज द काउंटर वेरिएबल। So in this case, we have three numbers which are divisible by 3, that is 3, 6 and 9. अगर नंबर्स को भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक दिस। जो नंबर डिविजिबल है उस नंबर को भी प्रिंट कर दीजिए एंड फाइनली काउंट को भी प्रिंट कर दीजिए। So these are the numbers which are divisible by 3. And the next is numbers divisible by 3 and 5. So divisible by 3 and 5. So we will write and v percentage 5। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर यहाँ पर 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। तो लेट मी टेक 50, 30। तो यहाँ पे ये दो नंबर्स ऐसे हैं इस लिस्ट में जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो अगर दोनों ही रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, only in that case we are printing this number as well as the we are counting it. So these are the three programs. Similar to the while loop, in case of a for loop, we also have this else statement. यहाँ पर भी हम else statement की help ले सकते हैं. And we go to this part when this list is exhausted. When this list is exhausted, we will go to the else part. So in this case, जैसे ही ये 1 2 3 4 सारे आइटम्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कंट्रोल अकॉर्डिंगली एल्स पार्ट में मूव कर जाता है। और जब तक ये आइटम एग्जिस्ट करते हैं, ये ये स्टेटमेंट बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होता रहता है। सो दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग टिल द आइटम्स आर नॉट एग्जॉस्टेड। और जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, हम एल्स पार्ट में मूव कर जाते हैं। सिमिलरली इन दिस केस, हम आइटम्स को काउंट कर रहे हैं, वावल्स को काउंट कर रहे हैं, एंड इन दिस केस व्हेन ऑल द कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड, दिस विल गो टू द एल्स पार्ट। एल्स स्टेटमेंट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बट वी कैन राइट द एल्स स्टेटमेंट ऑल्सो। अगर हम एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इस तरीके से, ये जो फोर और प्रिंट है, ये जस्ट वन बिलो द अनदर होते हैं। इनका अलाइनमेंट इस टाइप से होता है, सो दैट दिस प्रिंट इज नॉट अ बॉडी पार्ट ऑफ दिस फोर लूप। जब फॉल्स होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर आप एल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो जो प्रिंट है वो एल्स के अंदर इंडेंट हो जाता है। So this is the difference between using the else and not using the else.
Similarly, we also have this ब्रेक स्टेटमेंट. हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट की भी हेल्प ले सकते हैं. और ब्रेक स्टेटमेंट से इमेच्योर लूप से अगर हमें बाहर आना है तो इस ब्रेक स्टेटमेंट से हम लूप से बाहर आ सकते हैं. तो विद द ब्रेक स्टेटमेंट इट अलाउज टू स्टॉप द लूप इवन इफ द सीक्वेंस इन द लूप नॉट एग्जॉस्टेड. नॉर्मली फॉर लूप से बाहर आने का जो मेथड है तो वो लूप एग्जॉस्ट कर जाना चाहिए. अगर लूप एग्जॉस्ट हो गया है ओनली इन दैट केस यू कम आउट ऑफ द लूप. बट अगर आप इन बिटवीन लूप से बाहर आना चाहते हैं इन दैट केस you can use this break statement. So this will terminate the loop prematurely. So ये आपका for loop है और इस केस में जब तक आइटम एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक आप लूप के अंदर रहते हैं. बट इफ यू हैव यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट इट विल जंप आउट ऑफ द लूप प्रीमेच्योरली. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो ये फोर लूप है इसमें 6 आइटम्स हैं. तो ऑटोमेटिकली इट विल प्रिंट ऑल द आइटम. तो काउंट की वैल्यू अगर हम इस केस में देखें तो 0 से लेकर 6 तक होनी चाहिए. But due to this break statement, we get the 3 as the answer. इसको चेक कर लेते हैं कि इस केस में क्या आउटपुट आ रहा है और क्यों आ रहा है. तो एक लिस्ट है. इस केस में अगर सिंपली हम लिखते हैं काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड देन वी हैव प्रिंटेड द काउंट एज 3. सो इस केस में 6 वैल्यूज हैं. तो अकॉर्डिंगली ये फोर लूप 6 टाइम रिपीट करेगा. तो सी में भी 6 टाइम 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो इन दिस केस अगर हम देखें तो हमारा प्रोग्राम 6 आंसर देना चाहिए. सो वी गेट दिस 6 एज द आंसर. बट अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं इफ द I is equal to 3 then break. तो अगर I की वैल्यू 3 है, अगर I की वैल्यू 3 है तो हम इस लूप से बाहर आना चाहते हैं. या फिर सपोज यहाँ पर ये 1 2 3 है. जैसे ये 3 I में आएगा और अगर 3 एग्जिस्ट करता है इसके अंदर तो हम इस लूप से बाहर आना चाहते हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट आपका 3 के बाद काउंटिंग हुआ ही नहीं. तो फाइनली इस केस में देखें तो हमारा आंसर केवल 3 ही आ पा रहा है. So whenever you want to come out of the loop prematurely, you can use this break statement. तो ब्रेक को लिखने के लिए नॉर्मली हम इफ कंडीशन की भी हेल्प लेते हैं क्योंकि आपको कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑन विच कंडीशन और विच एक्सप्रेशन यू वांट टू कम आउट ऑफ द लूप. लूप से बाहर कब आप आना चाहते हैं. तो सिंपली आप ब्रेक लिख देंगे इंस्टेड ऑफ दिस. आप डायरेक्टली सिंपली ब्रेक लिख देते हैं. इस केस में क्या होगा फर्स्ट टाइम जब 1 यहाँ पर आया सी की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुई ब्रेक तो लूप से ये बाहर आ गया. अकाउंट की वैल्यू 1 आ रही है. तो फॉर एग्जीक्यूटिंग द ब्रेक आप चेक करना चाहते हैं कि अगर आई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर नंबर है और वो अगर इस लिस्ट में है तो हम लूप से बाहर आना चाहते हैं. ओनली ऑन स्पेसिफिक कंडीशन आई वांट टू कम आउट ऑफ द. तो जैसे ही 5 आया हम लूप से बाहर आ गए. तो सपोज मैं यहाँ पे 5 की जगह 15 लिख देता हूँ. तो अगर 15 इस लूप में एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है केवल उसी केस में ब्रेक एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो यहाँ पर
सारे के सारे आइटम्स काउंट हो गए क्योंकि 15 यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सिमिलरली इन दिस केस ये एक स्ट्रिंग है पाइथन और इसमें से 1 बाय 1 ये करेक्टर्स सी में मूव हो रहा है और हम चेक कर रहे हैं क्या कोई वावेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वावेल एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम पी यहाँ पर मूव हुआ और पी वावेल में नहीं है तो फाइनली पी यहाँ पर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट वाई, वाई भी इस लिस्ट में नहीं है तो अकॉर्डिंगली वाई भी यहाँ पर प्रिंट हो गया और साथ में काउंटिंग भी हम कर रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट काउंट की वैल्यू 1 है, एट दिस पॉइंट काउंट की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट टी कैरेक्टर मूव हुआ, टी कैरेक्टर भी इस वॉवेल्स के लिस्ट में नहीं है तो टी भी प्रिंट हो गया और काउंट की वैल्यू को भी हमने 1 इंक्रीमेंट कर दिया। फाइनली एच, एच भी इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो अगेन एच को भी हमने प्रिंट कर दिया और काउंट की वैल्यू को भी 1 इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट इज दिस ओ, ओ इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो दिस ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड एंड वी कम आउट ऑफ द लूप। तो लूप आपका इसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो गया और यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो क्या प्रिंट होगी, ओ। इसके आगे के सारे कैरेक्टर्स चेक हुए ही नहीं बिकॉज हमारा लूप उसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो जा रहा है। सिमिलरली हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है और कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसा कि व्हाइल लूप में हमने देखा था इट विल हेल्प टू स्किप द रेस्ट ऑफ कोड फॉर द करंट इटरेशन ओनली। सेम वैसे फॉर लूप के केस में भी करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो इन दिस केस if the count is 3 continue, so in this case count की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। so this is the same example। फर्स्ट टाइम p कैरेक्टर मूव हुआ, p यहाँ पर नहीं है so p is printed and count is 1। y मूव हुआ, y भी इसमें नहीं है तो y भी प्रिंट हो गया and count is 2। t, t भी वॉवेल्स में नहीं है, t प्रिंट हो गया and count is 3। एच, एच भी वॉवेल्स में नहीं है, एच प्रिंट हो गया एंड काउंट इज 4। नेक्स्ट इज दिस ओ, ओ इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है सो कंटिन्यू, सो कंटिन्यू के बाद डायरेक्टली यहाँ से नेक्स्ट कैरेक्टर पर मूव हो गया। लूप से बाहर नहीं गया बट नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला गया एंड इन दिस केस ना ओ प्रिंट हुआ है, बिटवीन देख सकते हैं ना ओ प्रिंट हुआ है ना काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज एन, एन इस लिस्ट में नहीं है, एन प्रिंट हो गया एंड काउंट इज 5। नाउ द लिस्ट इज एग्जॉस्टेड तो वी कम आउट ऑफ द लूप and finally we have printed the count here। so this is the difference between the break and continue। ब्रेक के केस में हम लूप से बाहर आ गए, प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो ब्रेक के केस में हम लूप से ही बाहर आ गए, जैसे ही ओ मिला वो यहाँ पे ट्रू हुआ, हम लूप से ही बाहर आ गए, बाकी के कैरेक्टर्स चेक हुए ही नहीं। बट कंटिन्यू के केस में क्या है, एन के ओ के केस में इस वॉवेल्स की लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ द लूप ये नेक्स्ट कैरेक्टर पे जंप कर गया और नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करने के बाद जब लूप हमारा एग्जॉस्ट हो गया एट दैट टाइम वी कम आउट ऑफ द लूप और यहाँ पर हम काउंट को प्रिंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का क्या यूज है और इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन इज एन इनबिल्ट फंक्शन एंड इट हेल्प अस टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करने के लिए रेंज फंक्शन का यूज किया जाता है एंड इन केस ऑफ अ रेंज फंक्शन वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, तो 0 बाय डिफॉल्ट एंड स्टेप इज
1 by default, and start is optional, step is optional, only stop is the required value, केवल stop value ही देना जरूरी है. It means अगर हम लिखते हैं range 1, 10, 1, तो इस केस में क्या होगा? It will start from the 1 with a difference of 1. It will generate number like this: 1, and after 1, 2, and after 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो जो भी स्टॉप वैल्यू आपने स्पेसिफाई किया है, इट विल स्टॉप 1 बिफोर दिस. अगर आपने 10 लिखा है, अकॉर्डिंगली ये 9 पर ही स्टॉप हो जाएगा. तो in this case, if you write 1, 10, so in this case also default value of the step is 1. इस केस में default value 1 है. So in this case also it will generate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. But if you write 1, 10, 2, तो यहाँ पे आपने स्टेप वैल्यू क्या स्पेसिफाई किया है? 2. So after 1 it will generate 3, generate 5, then generate 7, then generate 9, and after that list is exhausted. If you write range 10, अगर आप केवल 10 लिखते हैं, इस केस में स्टार्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0, और स्टेप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1. It will start from 0 and go up to the 9. 1 before this 10, इससे जस्ट एक पहले, यानी कि लेस देन -1, एक लेस कर लीजिए और वहीं पर ये रेंज आपका स्टॉप हो जाता है. सो रेंज फंक्शन हेल्प अस टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. So this is some of the example. In case of 3, 6, अगर हम यहाँ पे देखें 3, 6 and 1, तो 3 से स्टार्ट होगा, 1 बिफोर द 6 दैट इज 5. तो 3 से लेकर 5 के बीच में विथ अ डिफरेंस ऑफ 1 ये वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, 3, 4 and 5. In this case, it will start from 3 and go up to 1 before the 20, that is 19. तो 3 से लेकर 19 के बीच में 2 के डिफरेंस में सारी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी. If you have specified 10, it means start from 0, go up to the 10 with a step of 1. तो 0 से लेकर 1 before the 10, that is 9. 0 से लेकर 9 के बीच में 1 के डिफरेंस में सारी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट हो रही हैं. एंड इन दिस केस 10 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल गो अप टू द 1 विद अ डिफरेंस ऑफ 1. तो जो भी हम वैल्यू यहाँ लिखते हैं उससे 1 बिफोर, तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो अकॉर्डिंगली ये 10 से लेकर 2 तक विद अ डिफरेंस ऑफ 1 स्टार्ट नंबर्स यहाँ पे जनरेट होंगे. तो 10 से लेकर 1 बिफोर द 1 बिफोर दिस 1, तो एक वैल्यू पहले ही यहाँ पर स्टॉप हो जाती है. -10, -1 विद अ डिफरेंस ऑफ 1, तो -10 से हम 1 के डिफरेंस पे नंबर जनरेट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली -1 से एक बिफोर -2 पे ये वैल्यूज यहाँ पर जनरेट होना स्टॉप हो जाती है. इन दिस केस 10, 1, -2, तो 10 हमने स्टार्ट किया विद अ डिफरेंस ऑफ -2, तो -2 के डिफरेंस पे अकॉर्डिंगली ये नंबर्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं. लेट मी चेक दिस सीरीज in practical also.